तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, सूरज की पहली किरण के साथ अन्नदाता कार्यक्रम में मैं जहरा शान अपने प्रदेश के सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। चने की 1 से 1.5 माह की फसल में शस्य क्रियाएं एवं फसल सुरक्षा पर जानकारी। आलू की उन्नतशील प्रजातियां एवं बुआई की वैज्ञानिक विधि। मधुमक्खी पालन व्यवसाय में शत्रु कीटों का नियंत्रण कैसे करें। प्रदेश में सिंचित व असिंचित दोनों दशा में चने की बुआई का कार्य लगभग संपन्न हो चुका है और चना की फसलें इस समय 25 से लेकर 50 दिनों की विभिन्न अवस्थाओं पर है। तो किसान भाइयों, चना की फसल से आशातीत उपज लेने के लिए फसल का उचित वृद्धि विकास आवश्यक है, जिसके लिए निराई गुड़ाई, सिंचाई, पोषक तत्व प्रबंधन तथा फसल सुरक्षा पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो पहले हम चर्चा करते हैं खरपतवार प्रबंधन की, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण से खेत में डाले गए खाद एवं उर्वरकों का उपयोग चना के पौधों द्वारा होने से उपज में वृद्धि होती है तथा पौधों में समुचित मात्रा में प्रकाश एवं वायु संचार होता है। तो बुआई के 30 से 35 दिन बाद पहली निराई व गुड़ाई कर खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए तथा दूसरी निराई गुड़ाई 60 से 70 दिन बाद करनी चाहिए। चना की फसल में शीर्ष शाखाएं तोड़ना या खूंटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके लिए जब चना के पौधे लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर के हों अथवा पौधों में फूल आने या फली बनने से पहले की अवस्था हो, तब शाखाओं के ऊपरी भाग को तोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से चने के पौधों में शाखाएं अधिक निकलती है, फलस्वरूप उपज में वृद्धि होती है। शीर्ष शाखाएं तोड़ने की क्रिया असिंचित क्षेत्रों में नहीं की जाती है, क्योंकि अत्यधिक शाखाओं और पत्तियों के होने से वाष्पीकरण बढ़ जाता है, जिससे भूमि में नमी की कमी हो जाती है तथा फसल को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन कम हो जाता है। प्रायः चना की खेती असिंचित दशा में की जाती है, परंतु अधिक सूखा होने पर यदि पानी की सुविधा हो तो फली बनते समय एक सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में पहली सिंचाई बुआई के 45 से 60 दिन बाद तथा दूसरी सिंचाई आवश्यकतानुसार फलियों में दाना बनते समय की जानी चाहिए। यदि शरतकालीन वर्षा हो जाए तो दूसरी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फूल आते समय चना की फसल में सिंचाई करने से हानि होती है, अतः फूल आते समय सिंचाई कदापि न करें। पोषक तत्वों के प्रयोग की बात करें तो फली बनते समय 2% यूरिया या DAP का छिड़काव करने से उपज में वृद्धि पाई गई है। अब बात करते हैं चना की फसल में फसल सुरक्षा पर। रोगों में उगता चना की फसल का प्रमुख रोग है। इसमें रोगी पौधों में ऊपर की पत्तियां और टहनियां मुरझा जाती है। धीरे धीरे पौधा मुरझाकर सूख जाता है। पत्तियां बहुधा सूखकर भूसे के रंग की हो जाती है। नए पौधे संक्रमित होने पर गिर जाते हैं। यदि भूमि में नमी हो और वातावरण का तापमान
25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो तब यह रोग तेजी से फैलता है। इसके नियंत्रण के लिए जहां तक संभव हो चना की बुआई अक्टूबर माह के अंत में या नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में कर देनी चाहिए। गर्मी के मौसम में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। बुआई से पहले खेत तैयार करते समय खेत में 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद डाली जाए तो उक्ता रोग में कमी आ जाती है। यदि संभव हो तो उन खेतों में जहां यह रोग पाया गया हो वहां 3 वर्षों तक चना की खेती न करें। चना की अलसी या सरसों के साथ मिश्रित खेती करने से भी उक्ता रोग के प्रकोप में कमी आ जाती है। चना की फसल में शुरुआती अवस्था पर कटवा कीट का प्रकोप होता है और इस कीट का प्रकोप प्रायः उन्हीं क्षेत्रों में देखा जाता है जहां पर बुआई पूर्व बरसात का पानी भरा रहता है। इस कीट की गिडारे चिकनी एवं लिचलिची होती है जो चने के पौधों को उगते ही रात्रि में जमीन की सतह से काट देती है। इसका आक्रमण पौधे के बड़े होने पर भी जारी रहता है। गिडारे पौधे को काटने के उपरांत थोड़ी दूर खींचकर जमीन में खड़ा गाड़ कर छोड़ देती है। इस प्रकार की बिखरी मुरझाई हुई टहनियों या तनों को देखकर कटवा कीट की उपस्थिति का ज्ञान आसानी से हो जाता है। कटवा कीट के नियंत्रण की बात करें तो जब आपकी फसल में प्रति वर्ग मीटर एक सूंडी दिखाई दे तो उस दशा में क्लोरोपाइरीफॉस की 3 से 4 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करने से कटवा कीट का नियंत्रण हो जाता है। इस प्रकार किसान भाइयों, चने की फसल में आप इन प्रबंधनों को अपनाते हैं तो चने की फसल से आप भरपूर लाभ ले सकते हैं। आलू प्रदेश में उगाई जाने वाली मुख्य सब्जी की फसल है, जिसकी मुख्य फसल की बुआई का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। परंतु यह देखने को मिलता है कि प्रदेश के ज्यादातर किसान भाई आलू के निम्न गुणवत्ता वाले बीजों को खरीदकर जैसे तैसे परंपरागत ढंग से आलू की बुआई कर देते हैं। परिणाम स्वरूप खेत में कंदों का कम जमाव तथा रोग कीटों इत्यादि की वजह से बहुत कम उपज की प्राप्ति होती है। अतः किसान भाइयों, अगर आप आलू की बुआई करने जा रहे हैं तो इसकी बीज बिजाई प्रक्रिया को किस प्रकार अपनाना है, यह बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर PN सिंह। उसके बारे में मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि खेत को पहले तैयार कर लें अच्छी तरह से, 2-3 बार देसी हल से जुताई करके और पाटा चला करके उसको भुरभुरी कर लें। आलू के लिए जो कार्बनिक खाद है, गोबर की खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। आलू की अगर बुआई हमारे किसान भाई करना चाहते हैं तो 30 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी 4 बीघे में उसको जो है डाल करके जुताई करके पाटा लगा करके तब आलू की बुआई प्रारंभ करें। किसान भाइयों से हम अनुरोध करेंगे कि हर जिले में मिट्टी परीक्षण केंद्र खुल गया है, अपनी मिट्टी की जांच करा लें और जांच के उपरांत ही उर्वरक जो है खेत में दें। यदि मिट्टी का जांच नहीं कराए हैं तो 150 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरक को दें। लेकिन आलू की बुआई करने से पहले हमारे किसान भाई को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी प्रजाति लगाएं। देर से बोई जाने वाली प्रजाति का चुनाव करना है तो उसके लिए हमें कुफरी बादशाह, कुफरी बहार, कुफरी सतलज, कुफरी पुखराज का चुनाव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप आलू की प्रसंस्करण योग्य किस्में कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी चिप्सोना 3 का भी चयन कर सकते हैं। इन सभी प्रजातियों से औसत उपज 35 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। जहां तक बीज दर की बात है तो प्रति हेक्टेयर बुआई हेतु 25 से 35 क्विंटल बीज आवश्यक होता है। बीज का विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त किया जाना नितांत आवश्यक है। आलू का बीज बोने से पहले बीज का शोधन बहुत जरूरी है। ट्राइकोडर्मा
4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके आलू को हम 10 से 15 मिनट तक भिगो दें। भिगोने के बाद उसको छायादार स्थान पर सुखा लें और सुखाने के बाद उसकी बुआई करना चाहिए। कुछ किसान भाई हमारे काट करके आलू को बोते हैं। यदि आलू 25 से 30 ग्राम खड़ा मिल जाए तो उसमें किसी तरह की कोई बीमारी या फंगस लगने का डर नहीं रहता है। लेकिन जब हम काट करके बोते हैं तो उसका बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। और काटते समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि कम से कम 2 या 3 आँख अवश्य हों। आलू बोने के लिए हमें कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखना है और पौध से पौध की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखना है। खेत जब हमारा तैयार हो जाता है तो इस दूरी पर आलू को हम रख देते हैं और कुदाल की सहायता से हम मेड़ चढ़ा देते हैं। 5 या 6 दिन के बाद जब हमारा आलू अंकुरित हो जाता है तो हल्की सिंचाई करते हैं। आधे मेड़ से ज़्यादा सिंचाई न करें, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो मिट्टी जो है सब नीचे गिर जाएगी और पानी देने में असुविधा होगी। जो हमारा तापक्रम है, यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम रहता है तो कंद की बढ़त अच्छी होती है और फसल की बढ़वार के लिए 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापक्रम रहता है तो उसमें हमारा फसल की जो वृद्धि होती है वो अच्छी होती है। अभी और भी कई जानकारियां शेष हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, इसमें है मोती जैसे दाने, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जो फसल और जमीन को देता है सही संतुलन, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज। 50 सालों से भी अधिक विश्वास के साथ सभी फसलों के लिए उपयोगी। स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, इसमें है मोती जैसे दाने, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जो फसल और जमीन को देता है सही संतुलन, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज। 50 सालों से भी अधिक विश्वास के साथ सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। इस संसार में कोई भी जीव एवं जंतु रोगों एवं शत्रु कीटों के बिना अछूता नहीं है और यह रोग एवं शत्रु कीट किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंचाते ही है। अतः इसी के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे मधुमक्खी पालन में लगने वाले हानिकारक शत्रु कीट की, जिनके द्वारा नुकसान पहुंचाने के फलस्वरूप मधुमक्खियों की कार्य क्षमता एवं मरने की समस्या के साथ मधुपक्षों का नुकसान काफी देखा जाता है। परंतु मधुपालक भाइयों को इसमें लगने वाले कीटों एवं रोगों की सही समय पर पहचान कर नियंत्रण की जानकारी का अभाव देखा जाता है, जिससे इस व्यवसाय को काफी क्षति होती है। पर हर मधुपालक को इनमें लगने वाले रोगों एवं कीटों के नियंत्रण की जानकारी होना अति आवश्यक है। इसलिए इस विषय पर जानकारी हेतु हमारे रिपोर्टर ने संपर्क किया। मैं पिछले 15 साल से मधुमक्खी पे रिसर्च कर रहा हूँ और इसमें जो किसान भाई जो हमारे जो मुख्य जानकारी की बात है वो ये है कि अंधाधुंध जो रसायनों का प्रयोग हो रहा है, मधुमक्खियों की कॉलोनियाँ और उनका जो परिवार है वो सब रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे मधुमक्खी के वंश और जो उसके ऊपर होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं।
तो किसान भाई ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। वो आपका माइट है जो अष्टपादी बोलते हैं या चिचड़ी कुछ जगह पे बोली जाती है। ये 2-3 तरह की माइट हैं जो इसमें काफ़ी नुकसान कर रही हैं। एक तो बरुआ माइट, हमारे किसान सभी परिचित हैं। बरुआ माइट छोटी सी लाल रंग की माइट या गहरे लाल रंग की माइट होती है जो मधुमक्खियों के ऊपरी जो उसका उदर है या उसका जो वक्ष पोर्शन है उस पर चिपक करके उनका खून चूसती रहती है, जिससे जो है काफ़ी पॉपुलेशन घट जाती है। और जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों में ये बंद कोष्ठक के अंदर ये फैलता रहता है और उन बच्चों को खाता है जो बच्चे विकसित हो रहे हैं। तो अगर ऐसी माइट आपको दिखाई दे तो इसके लिए आप थाइमोल, एक दवा आती है थाइमोल, दानेदार थाइमोल, 1 से 2 ग्राम थाइमोल प्रति बक्सा आप प्रयोग करें। इससे इस बीमारी का कंट्रोल होता है। और एक बार इस बीमारी का एक बार इस दवा का प्रयोग करें, दूसरी बार आप फार्मिक एसिड का जो 85% घोल आता है उसकी 4 से 5 मिलीलीटर दवा आप बक्से के अंदर सीसी में रख करके और उसके जो ढक्कन है उसमें छेद कर दें, तो इससे उसका गैस बनता रहता है और इस बीमारी का कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो वरुआ माइट के अलावा एक माइट है जो ट्रोपिलाइलेप्स क्लैरी बोलते हैं। ये बहुत छोटा माइट है और अगर ध्यान से बक्सों को जो उनका मधुमक्खियों के परिवार उनके छत्ते को ध्यान से देखें तो बड़ी छोटी सी माइट जो हल्के पीले रंग की होती है, ये बड़ी तेज़ी से भागती हुई मिलेगी आपको। तो अगर ऐसी माइट दिख रही है तो आप समझ लें कि ट्रोपिलाइलेप्स है और इससे ये बच्चों को भी नुकसान पहुंचाती है। जो विकसित हो रहे बच्चे हैं उनका काफ़ी नुकसान करती है। तो ऐसी माइट अगर दिखाई देती है तो आप सल्फ़र का प्रयोग करें। सल्फ़र जो है 10 से 15 मिलीग्राम सल्फ़र प्रति फ्रेम के हिसाब से आप इस पर बुरकाव कर दें। दोनों फ्रेम के बीच में आप इसका बुरकाव करें, जिससे इसका पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा फार्मिक एसिड भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। थाइमोल, फार्मिक एसिड और सल्फ़र, इन तीनों का बदल के जितनी भी माइट आपके उसमें लगती हैं बक्से में, तो उन सभी में आप इन तीनों दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आप माइट का उचित नियंत्रण आप पा सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप मौन वंश की स्थिति, उनकी संख्या अगर बढ़ा के रखते हैं 70,000 से 80,000 मधुमक्खियाँ या 1 लाख मधुमक्खियाँ एक बक्से में, तो उससे बहुत सारी बीमारियों का और शत्रुओं का नियंत्रण अपने आप हो जाता है। दूसरी चीज़, साल में कम से कम 2 या 3 बार बक्सों की बढ़िया से सफाई करिए। उनमें अच्छी तरह फार्मिक एसिड या आग जला करके बक्से को खाली करके उल्टा करके उस पर आग पे रख दीजिए। तो इस तरह की अगर सफाई आप 2-3 बार करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों के उनके जीवाणु हैं, उनके जो विषाणु अंडे हैं या विभिन्न अवस्थाएँ हैं, वो सब समाप्त हो जाती है और इस तरह से आप कॉलोनी को अपने स्वस्थ रख सकते हैं। किसान भाइयों, परंपरागत खेती में बढ़ते जोखिम तथा मौसम की अनिश्चितता के कारण प्रदेश के कृषकों का रुझान फूलों की खेती की तरफ हो रहा है। इन्हीं फूलों की खेती के अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं जरबेरा फूल की खेती के बारे में। हमारे जिन किसान भाइयों ने जरबेरा की समय से रोपाई की होगी, उनकी फसल इस समय पुष्पन की अवस्था पर होगी और इस समय इस फसल में कुछ शस्य प्रबंधनों का किया जाना आवश्यक होता है, जैसे खरपतवार प्रबंधन, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन एवं फसल सुरक्षा इत्यादि। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ किसान भाई जानकारी के अभाव में या फिर लापरवाहीवश इन प्रबंधन कार्यों को सही समय से नहीं अपनाते हैं, जिससे उनकी फसल जल्द ही अनेक प्रकार के कीट व रोगों की चपेट में आ जाती है, जिस कारण से उन्हें गुणवत्ता युक्त फूलों की प्राप्ति नहीं होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। हमारे संवाददाता ने भ्रमण के दौरान प्रगतिशील कृषक मुकेश खोड़ियार से संपर्क किया, जिन्होंने पॉली हाउस में जरबेरा की फसल लगा रखी है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं कि वे अपनी जरबेरा की फसल का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं। और यहाँ काफ़ी समय से हम लोग सब्जी भाजी खेती करते आ रहे थे, मगर आज के युग में, आधुनिक युग आ जाने के कारण से हमें ग्रीन हाउस, पॉली हाउस इस टाइप की खेती हमें करना है।
पॉली हाउस के अंदर में जरबेरा खेती और अच्छी होती है और बाज़ार में इसका डिमांड भी अच्छा है। बेड तैयार हो जाने के बाद में इसमें हमने डबल ड्रिप लाइन इसमें दी हुई है ताकि पानी जो है हम ईजिली दे सकें, आसानी से दे सकें उसको। यदि हमारा पौधा अच्छे विकास नहीं कर रहा है तो समय समय पर हमें देखना चाहिए कि पानी की मात्रा कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रही है पौधे में, जरबेरा के अंदर में। विशेष तौर पे इसमें पानी कम लगता है हमें और कम से कम पानी में हमें इसको जरबेरा की खेती आसानी से हम कर सकते हैं। और जब हमें खाद देना रहता है, जिस टाइम पे हमें पानी देना है तो उसी दिन, जैसे 2 दिन का खाद हमें देना है तो 2 दिन के आड़ में जब हम पानी दे रहे हैं तो 2 दिन का खाद एक साथ देना चाहिए हमें। और रोज ना दे करके 1 दिन के आड़ में भी अपन खाद दे सकते हैं, 2 दिन के आड़ में भी खाद दे सकते हैं, मगर 2 दिन का खाद एक साथ देना है हमें। ये इस बात का हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। इसमें जो अलग अलग खाद हैं 19-19-19 तो उस खाद को हम जैसे दें तो ड्रिप के माध्यम से उसको हम आसानी से डाल सकते हैं। इसलिए जो 19-19 का जो रेशो है वो 1 किलो का रेशो हम लोग दे सकते हैं, 2 किलो का रेशो दे सकते हैं उसमें। और 19-19 जैसे खाद हो गया ड्रिप के माध्यम से देने के बाद में, तो इसमें पत्तियों का विशेष ध्यान देना पड़ता है। कम से कम 20 से 25 पत्तियां एक पौधे में रहना चाहिए कम से कम। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 तक भी चल देती है। उससे क्या होता है कि हमारी पत्तियों की संख्या बढ़ जाने से वेजिटेटिव ग्रोथ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें फूल उतना मज़ा नहीं आ पाता। इसलिए समय समय पर इसमें पत्तियों की सफाई करते रहना चाहिए। अभी आप मेरे यहाँ देखेंगे कि वहाँ पे काम चल रहा है और उन लोग लेबर लोग उसमें पत्तियाँ कम कर रहे हैं। अभी कम से कम 20 से 25 पत्तियों वाला पौधा हमारे यहाँ पे अभी बेड में देख रहे होंगे यहाँ पे। तो माइट्स आता है, वाइट फ्लाई आता है, थ्रिप्स आता है। इस प्रकार से मुख्यतः इसमें ज़्यादा परेशानी आती है। इसमें अपन देखेंगे जैसे मैंने ये झिल्ली लगा के रखी है यहाँ पे। इस झिल्ली में हम लोग एक प्रकार का गम लगाते हैं। वो उस गम के कारण, और इसमें जो कलर अट्रैक्टिव है ये नीला रंग और पीला रंग, ये 2 ही रंग इसमें ज़्यादा चलता है। और इस रंग को देख करके वो उन लोगों का कीड़े लोग आकर्षित होते हैं। और जब वो आकर्षित होते हैं तो इसमें जो वहाँ इसमें स्टिकर लगा हुआ है, गम लगा हुआ है, उस गम में आके फंस जाते हैं। और इस प्रकार से हम आसानी से कीड़ों की पहचान कर सकते हैं। इस कीड़ों की पहचान करने का, जैसे वाइट फ्लाई हो गया या थ्रिप्स हो गया, आसानी से चिपक जाता है तो हमें मालूम चल जाता है या मच्छर है या माहू है या कोई सा बीटल आ रहा है। इसमें आप देखेंगे बीटल भी दिख रहा होगा आपको, वाइट फ्लाई भी दिख रहा होगा, मच्छर दिख रहा होगा, या हमारे मतलब जैसे दूसरे कीड़े जो हैं, कई बार मित्र कीट भी इसमें चिपक जाते हैं। तो बस विशेष तौर पर ज़्यादातर जो हमारे नुकसान करने वाले हैं उसी को ये अट्रैक्टिव रहता है, पीला रंग और नीला रंग। तो उसमें जो हमारे नुकसान करने वाले कीट हैं वो ज़्यादा आके फंसते हैं इसमें। कृषि वैज्ञानिकों के समय समय पर सलाह लेते रहता हूं और कृषि वैज्ञानिक जो दवाई का डोज रिकमेंड करते हैं उसी डोज पे उसको चलाता हूं। अच्छा, इसके अंदर जैसे हम फूल तोड़ाई की बात करें तो एक विशेष सावधानी ये देना पड़ता है कि फूल जब तक हमारा पूरा खुल ना जाए तब तक उस फूल को हमें उसको तोड़ना नहीं है। और तोड़ने के लिए आसान तरीका है कि उसको हल्का सा हिला दे दोनों साइड में। इस प्रकार से जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे अपन, ये फूल तोड़ना है, एक बार इधर हटाना है और एक बार उधर हटा देना है, तो आसानी से इस प्रकार से ये फूल टूट जाएगा। बस इसको यही ध्यान देना है कि दोनों साइड में एक बार इधर झुकाना है, एक बार उधर झुकाना है। और यदि अपन पकड़ के खींचेंगे तो हो सकता है अपना जो जरबेरा का पौधा है वो पौधा उखड़ जाए, इसलिए उसको खींचना नहीं है जरबेरा के फूल को। और ये फूल जब हमें पैकिंग करना है तो उसके पहले हमें एक झिल्ली रहती है हमारी, उस झिल्ली में बीच में छेद रहते हैं, उस झिल्ली में पैक करके इसको इस प्रकार से पहना देते हैं ताकि ये इसकी जो पत्तियां हैं वो खराब मत होए। और ये हमारी बाजार में भेजने के लिए हो जाता है तो इसका 10-10 का हम लोग एक गुच्छा तैयार करते हैं, बंडल तैयार करते हैं, और उस 10-10 के बंडल को ही हम बाजार में भेजते हैं रबर लगा करके, ताकि अधिक से अधिक। अभी और भी कई जानकारियां शेष हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। कोरोमंडल का
ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद। इसमें है मोती जैसे दाने, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जो फसल और जमीन को देता है सही संतुलन, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज। 50 सालों से भी अधिक विश्वास के साथ सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। चलिए अब रुख करते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की ओर। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है सोनिकपुर लखनऊ से बद्री विशाल ने। आप मछलियों की अच्छी वृद्धि हेतु तालाब प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। जब मछली की सघनता ज़्यादा होती है या हम सीमित क्षेत्रफल से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं और उनको पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक आहार, पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद, पर्याप्त मात्रा में पूरक आहार देते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में संभव है कि पानी में इन पदार्थों के सड़ने की भी शिकायत आती है। और जब सड़ने की शिकायत आती है तो जो भी हानिकारक ये गैसेस पैदा हो रही है या हानिकारक बैक्टीरिया या परजीवी पैदा हो रहे हैं, उनको भी नष्ट करने का अपने को प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि तालाब में हर महीने 200 से 250 किलोग्राम चूना प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि जो मछलियों की आवश्यकता है ऑक्सीजन की वो पूरी होगी। दूसरा, जो कैल्शियम की आवश्यकता होगी वो पूरी होगी। तालाब की बफरिंग कैपेसिटी, अम्लीयता और क्षारीयता को मेंटेन करने की जो कैपेसिटी होती है वो मेंटेन होगी। और तालाब का जो पीएच मान है वो वांछित स्तर पर जो 6.5 से 8.5 के बीच में रहना चाहिए वो पर्याप्त प्राप्त होता है। दूसरी चीज़ है कि जब हम समय समय पर ये देखते हैं कि तालाब में मछलियाँ प्रभावित हो रही हैं या उनमें जूं, चीलर, किलनी या आर्गुलस जिसको हम लोग कहते हैं, लर्निया है, ये सब प्रोटोजोआ हैं, ये जो पैदा होते हैं वो मछलियों के शरीर पर रेंगते हुए दिखाई देते हैं और उनके खून को चूस करके उनको कृशकाय बना देते हैं। ये तब होता है जब तालाब का पानी बिल्कुल खराब हो जाता है और उसमें अजीब प्रकार की बदबू आने लगती है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको चाहिए कि तालाब में 200 ग्राम लाल दवा प्रति हेक्टेयर की दर से हर 15 दिन के उपरांत 2 बार अगर हम छिड़काव कर देते हैं तो इन चीज़ों से जो बाह्य परजीवी हैं या जो हमारे बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया हैं, उनसे हम तालाब को सुरक्षित रख सकते हैं, बचा सकते हैं और मछलियों को भी बचा सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि यदि मान लीजिए कि हमारे तालाब में इस तरह के परजीवी पैदा हो गए हैं तो ऐसे में हमको चाहिए कि जो संस्तुत कीटनाशक हैं उनको हम तालाबों में प्रयोग करें, जिसमें ब्यूटाक्स नाम के एक दवा आती है जिसको हम लोग तालाब में डाल सकते हैं, जिससे कि हमारी जो आर्गुलस नाम का परजीवी है वो नष्ट हो जाता है और हमारी मछलियों में इनका प्रकोप कम से कम होता है। मछलियाँ बहुत अच्छी प्रकार से रहती हैं और उनमें जो दुर्बल हो जाती हैं वो दुर्बल होने से बच जाती हैं और हमारी मछलियों की बढ़वार अच्छी होती है। इस प्रकार हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि तालाब के जल की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जा सकता है, उसमें ऑक्सीजन के लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप हमसे कृषि से संबंधित सुझाव या समस्या के समाधान हेतु संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर पत्र लिखें। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 या फिर मेल करें annadaata.up@etv.co.in या निःशुल्क फोन संपर्क सेवा 1800-425-4085 पर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक संपर्क करें। किसान भाइयों, आज के अन्नदाता कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।